हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। आज की इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम पॉइजन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए स्टार्ट करते हैं, इस टॉपिक को फटाफट से फिनिश कर देते हैं। सो दिस इज अबाउट मी, जैसे कि आप सभी को पता होगा। एंड आफ्टर वाचिंग क्लास आप लोग इस क्लास की पीडीएफ जरूर ध्यान से डाउनलोड कर लेना। सो गाइस, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन? देखिए, हमने प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन करवा तो दिया था, बट वहाँ पर एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर सारी चीजें आती हैं। अगर हम बात करें बाइनोमियल की, या हम बात करें पॉइजन की, या फिर हम बात करें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, ये तीनों तरह के जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपके तीनों ही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाते हैं। अब ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है क्या एक्चुअल में? So a probability distribution is a statistical function that describe all possible values and likelihoods that a random variable can take within a given range। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, इसको समझाने के लिए मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ। सपोज करो मेरे पास एक डाइस है जिसपे 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से लिखा हुआ है। अब इसमें इस डाइस को मैं 20 टाइम्स 20 बार, इस डाइस को मैं 20 बार क्या करने वाला हूँ, पास उसका मतलब कॉइन करने वाला तरीके से इसको उछालने वाला हूँ। तो अब यहाँ पर उस पहली बार में कौन सा नंबर आएगा? सपोज करो 4 नंबर आ गया पहली बार में। सेकेंड टाइम जब मैंने इसको टॉस किया तब ये यहाँ पर आया 6 नंबर। फिर जब मैंने थर्ड टाइम टॉस किया तब आया 1 नंबर। इस तरीके से मैं करता जाऊंगा। तो इसी को कहेंगे हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, कि जहां पर आप स्टडी करना चाहते हो, आपके पास एक स्टडी करने के लिए कंप्लीट डेटा आप इकट्ठा करना चाहते हो ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोबेबिलिटी। मतलब हमें नहीं पता है कि नंबर कौन सा आने वाला है, हमें नहीं पता कि फोर्थ टाइम जब मैं कॉइन करूंगा तब कौन सा नंबर आएगा, हमें नहीं पता। हो सकता है कि 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 4 5 6 कुछ भी आ जाए, मैं नहीं पता। तो जैसे ही मैं नोट डाउन करते जाऊंगा, टोटल 20 टाइम्स मैं इसको चीज को नोट डाउन कर लूंगा यहाँ पर। देन उसके बाद इस डेटा पे जब मैं स्टडी करूंगा तो इस डेटा को, इस टेबल को कहा जाएगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। कि भाई ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पर जो गिवन है, ये डिस्ट्रीब्यूशन नंबर्स का, ये कंप्लीटली प्रोबेबिलिटी बेस्ड है। इसमें मैंने नहीं कहा था कि पहली बार में 6 आएगा, ऐसा मैंने नहीं कहा। ऐसा मैंने करके देखा और फिर देखा मैंने वहां पे क्या आया, उस चीज को मैंने नोट डाउन कर लिया। तो कंप्लीटली प्रोबेबिलिटी जो यहाँ पर था, ये जो टेबल है वो कंप्लीटली प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड है। इसी वजह से इसको हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अभी। तो जब भी हम रिसर्च करते हैं, रिसर्च की फील्ड में हमें नहीं पता कि सामने वाला क्या बोलेगा, है ना। तो बस उस चीज को आपको नोट डाउन करना है। जैसे सपोज करो मैं पैरासीटामोल कोरोना पे असर करती नहीं करती है, मैं हमेशा इस चीज का एग्जांपल लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर टोटल 20 पेशेंट को मैंने पैरासीटामोल खिला के देखी। पहले पेशेंट पे कर रही है असर, नहीं कर रही मुझे नहीं पता, मैंने उसको खिलाया, फिर मैंने देखा कि कर रही है, मैंने लिख दिया यस। सेकंड वाले को देखा नहीं कर रही है, लिख दिया नो। थर्ड वाले को देखा नहीं कर रही है, फोर्थ वाले को देखा नहीं कर रही है, फिफ्थ वाले को देखा तो उस पर असर कर रही है। तो इस तरीके से जो मैं यहाँ पे टेबल कंप्लीट बन के तैयार होगी, इसको कहा जाएगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि मुझे नहीं पता था कि भाई जब मैं उसको दवा खिलाऊंगा तो उस पर असर करेगी नहीं करेगी, बट जो भी हुआ मैंने उसको एक टेबल की फॉर्मेट में उसको नोट डाउन कर लिया। अब मैं उस पर स्टडी करूंगा कि कितने % पैरासीटामोल जो है वो असर करती है। अगर ज्यादा लोगों पे असर करती है मतलब 70% रिजल्ट सही था, 80% रिजल्ट सही था। इस तरीके से आप रिसर्च करते हो रिसर्च की फील्ड में। आई होप मैंने आपको समझा दिया बिल्कुल बेसिक से। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। गाइस देखिए, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपका 2 तरीके का हो सकता है। मैं दोनों के तरीके की बात करूंगा यहाँ पर। पहला होता है आपका डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, नेक्स्ट होता है आपका कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसको आप लोग 10th क्लास में पढ़ा होगा आप लोगों ने। 10th क्लास तक की मैथ सभी ने पढ़ रखी है। कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं जिसने 10th में मैथ ना पढ़ी हो, तो झूठ नहीं बोलना। सभी ने 10th क्लास तक मैथ पढ़ रखी है, और अगर 10th तक पढ़ रखी तो आपको अच्छे से पता होगा कि डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होते हैं। नहीं पता, मैं बता देता हूं। देखिए, अगर हम एक ऐसे डेटा की बात करें जहां पर एग्जैक्ट सेम नंबर, मतलब एक स्पेसिफिक नंबर आने के चांस हो। जैसे मैंने एक डाइस को उछाला और डाइस में 5 आएगा, ऐसी कितनी प्रोबेबिलिटी है, या 2 आएगा, ऐसी कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो उसको मैं नोट कर लूंगा कि 2 कितनी बार आया, 3 कितनी बार आया। मैं ये नोट नहीं करूंगा कि 0 से 1 कितनी बार आया। ये सुनो भाई, डाइस में तो नंबर मुझे पता है ना, 1 2 3 4 5 6, मुझे पहले से स्पेसिफिक नंबर पता है कि क्या आने वाला है। मतलब इसमें से ही कुछ ना कुछ आएगा। ऐसे तो है नहीं कि मैं ये बोलूंगा कि बताओ 5 से 6 के बीच में आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो 5 से 6 के बीच में कुछ भी नहीं है ना, या तो एग्जैक्ट 5 आएगा तो एग्जैक्ट 6 आएगा। तो डिस्क्रीट में यही होता है, एक एग्जैक्ट नंबर गिवन होता है। जैसे 0 अर्थक्वेक आए, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी? 50% चांस है। एक बार अर्थक्वेक आया, ऐसे कितनी प्रोबेबिलिटी है? मतलब 40% चांस है। 2 बार अर्थक्वेक आया पूरे साल में, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है? 10% चांस है। तो इस तरीके से होता है। ऐसे नहीं कि 1.5 बार आएगा या 3.5 बार आएगा, ऐसा नहीं होता। एग्जैक्ट आपको स्पेसिफिक नंबर आपको पता होता है कि इतनी बार ही आएगा। 1 बार आएगा, 2 बार आएगा।
आप ये तो नहीं कह सकते कि अर्थक्वेक आया था लेकिन 5.5 बार आया था। अब 5.5 तो मतलब नहीं होता ना, या तो आप बोलोगे 5 बार अर्थक्वेक आया तो बोलोगे 6 बार अर्थक्वेक आया, 5.5 का क्या मतलब है? 5.5 बार तो अर्थक्वेक नहीं आ सकता है ना। तो अर्थक्वेक आने का मतलब है कि आया, भले ही थोड़ा सा ही हो, छोटा सा हो बड़ा हो, आया अर्थक्वेक। तो वहां पर एक एग्जैक्ट नंबर निकल के आता है कि 5 बार अर्थक्वेक आया, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो बस इसी को कहेंगे हम डिस्क्रीट सीरीज, जहां पर एग्जैक्ट नंबर निकल की आप प्रोबेबिलिटी जानने की कोशिश करते हो। और कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि यहाँ पर एक आपको इंटरवल गिवन होता है, जैसे 65 से 85 के बीच में 4 लोग ऐसे हैं, मतलब ये सब सपोज करो वेट की बात कर रहा हूं मैं, वजन की बात कर रहा हूँ कि किसका कितना वेट है। तो 65 से 85 के बीच में जिनका वेट है, ऐसे कितने लोग हैं? ऐसे 4 लोग हैं। 85 से 105 के बीच में वेट कितना है? 5 लोग हैं ऐसे। अब इसके बीच में 85 और 105 के बीच में आपकी 86 वेट भी हो सकता है, 88 भी हो सकता है, इनफैक्ट 85.1 भी हो सकता है, 85.2 भी हो सकता है। समझ लो, तो वेट तो बहुत ऊपर नीचे और बहुत छोटे छोटे से वेरी कर सकता है। तो ऐसे में अगर हम बात करें वेट की, तो ऐसे में आप एग्जैक्ट नंबर को लेकर के अपना डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बना सकते। समझ रहे हैं आप लोग? नहीं समझ रहे भाई, वेट जो है एग्जैक्ट नहीं पता। जैसे मेरा खुद का वेट 78 kg का है, अब 78 मेरा एग्जैक्ट 78 थोड़ी ना होगा। 78 किलो 200 ग्राम हो सकता है कि 78 किलो 100 ग्राम हो सकता है मैंने खाना खा लिया 78 किलो 300 ग्राम हो गया लो। तो ये क्या है, यहाँ पर थोड़ा ऊपर नीचे वेरिएशन आ रहा है, इसलिए यहाँ पर इंटरवल बनाते हैं कि इसके बीच में वेरी करेगा। तो ऐसे कितने लोग हैं? तो इस तरह का अगर डिस्ट्रीब्यूशन है आपके पास, एक ऐसी टेबल है जिसपे आप स्टडी करने जा रहे हो, इसको कहा जाएगा कॉन्टिन्यूअस सीरीज। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके बारे में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने आपको कंप्लीट चीजें पढ़ करके बता दी हैं। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, है ना। गाइस देखिए, जो आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसमें 3 तरह के मेथड होते हैं, बाइनोमियल, पॉइजन और बर्नौली। तो बर्नौली एक्सपेरिमेंट जो होता है ये तो आपका बाइनोमियल के अंदर ही आता है, बिकॉज अगर बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से ही जाना जाता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो आपकी डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी होती है, इसमें आपका बाइनोमियल और पॉइजन आते हैं, दो ही आपके मेन इसके अंदर होते हैं। और कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अंदर कौन सा आता है आपका? इसमें आता है आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या आता है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप यहाँ तक अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप देखिए गाइस, मैंने यहाँ पे हिंदी में भी चीजों को लिखा हुआ है, आप चाहे तो हिंदी में बाद में पढ़ लेना। वैसे मैंने चीजों को अच्छे से समझा दिया, तो आई थिंक आपको समझ में आ ही गया होगा। इसके अलावा गाइस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखो, मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे टेबल डाल दी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपका 2 तरीके का होता है, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस। जैसे कि मैंने आपको अभी ऊपर समझाया। अब डिस्क्रीट के अंदर 2 होते हैं, बाइनोमियल और पॉइजन। बाइनोमियल मैंने आपको काफी अच्छे से प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। आज का हमारा जो मेन एक्सप्लेनेशन है वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। आज की क्लास में दोनों को खत्म कर देंगे ताकि हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ही खत्म हो जाए, फिर नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक ही उठाएंगे। तो आज की क्लास में दोनों टॉपिक को हम फिनिश करने वाले हैं। तो गाइस अभी फिलहाल आप लोग इस चीज को याद रखिए कि कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आता है। इसके ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अंदर कौन सा आता है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बाकी डिस्क्रीट के अंदर आपका बाइनोमियल और पॉइजन पाए जाते हैं। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं और डिस्कस करते हैं फटाफट से पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। सो गाइस देखिए, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? व्हाट इज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन? अच्छा, मैं आपको बता दूं इससे पहले, अगर आप लोगों को लग रहा होगा कि सर डायरेक्ट पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन समझा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। मैं ऑलरेडी बाइनोमियल करवा चुका हूं, अभी तक नहीं देखा तो प्रीवियस वाली क्लास देख लेना, वहां पे आपको मिल जाएगा। तो इसको एक बार देख लोगे तो अच्छा रहेगा, बिकॉज एग्जाम के पर्पज से ये वाला टॉपिक भी, ये डिस्ट्रीब्यूशन भी इंपॉर्टेंट है। अभी हम पॉइजन और नॉर्मल पे ही फोकस करेंगे इस क्लास में। तो हम पहले क्या डिस्कस करेंगे? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए, ये पॉइजन तो हम बोल रहे हैं, लेकिन ये पॉइजन का मतलब जहर नहीं है। कई बच्चे समझते हैं कि जहर है ये। भाई जहर नहीं, एक बंदे का नाम है, ये एक पर्सन का नाम है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन उन्हीं के नाम पे इसको रखा गया है। आप देख सकते हैं, दिस वाज ओरिजिनेटेड बाय साइमन डेनिस पॉइजन। तो ये जो नाम है ये कुछ इस तरीके है, POSSION करके, यहाँ पर स्पेलिंग में गलत होगी तो जहर वाली, ये तो जहर वाली आपकी स्पेलिंग हुई। तो अब मैं इसको हिंदी में अगर कन्वर्ट करूंगा तो सच में इसने जहर ना लिख दिया हो। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। चलो बच गए, पॉइजन ही लिखा हुआ है, शिमोन डेनिस पॉइजन। ठीक है, तो गाइज इस चीज को आप याद रखिए कि किसने इस डिस्ट्रीब्यूशन को बनाया था। अब देखिए, ये जो आपका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इट इज अ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि मैंने ऊपर बताया आपको, एंड इज वेरी वाइडली यूज्ड इन स्टैटिस्टिकल वर्क ओरिजिनेटेड बाय दिस पर्सन, एंड इट डील्स विद काउंटिंग द नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट इन अ स्पेसिफिक टाइम इंटरवल और रीजन और स्पेस। अब आप बोलेंगे सर कि यहाँ पर अगर हम बात करें कि जब डिस्क्रीट के अंदर ऑलरेडी एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन था जो कि पास फेल के बारे में बताता था, हमें स्टडी कराता था, तो पॉइजन बनाने का क्या मतलब है? क्यों बनाया गया पॉइजन? तो देखिए गाइस, पॉइजन इसलिए बनाया गया बिकॉज यहाँ पर जो ट्रायल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं।
ट्रायल्स क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लास में समझाया भी था बाइनोमियल में कि यहाँ पर या तो पास हो गया तो फेल होगा, या तो पी होगा या तो क्यू होगा। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जैसे डाइस है 1 से 6 तक नंबर लिखे हुए हैं यहाँ पर, तो आप अगर ऐसे एक डाइस को 20 बार उछालोगे तो ये क्या है, इसको आप बाइनोमियल पे स्टडी कर सकते हो। लेकिन अगर वही ट्रायल्स जो है 20 बार ना करके 1 करोड़ बार हो जाए तो ऐसे में आप इस पे स्टडी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो आप इस पे स्टडी नहीं कर सकते। और तब उस केस में हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को लेके आएंगे, बिकॉज यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रायल्स बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में अब गाइस क्या होगा, हम इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर गाइस अगर हम बात करें तो इसके अंदर हम सक्सेस के जो चांस होते हैं बहुत ना के बराबर होते हैं, मतलब बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं होता, सक्सेस के चांस होते हैं, यस होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, बिल्कुल ऑलमोस्ट ना के बराबर होते हैं। तो एक बार समझ लेते हैं गाइस कि ये इसमें ऐसा क्यों होता है। देखिए अगर हम बात करें कि प्रोडक्शन की बात करें, सपोज करो मैं प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ कि भाई प्रोडक्शन करना है, हम प्रोडक्शन कर रहे हैं कंपनी के अंदर बैठ करके, बल्ब बना रहे हैं। सपोज करो मैं कंपनी में, हमारी बल्ब बनाने की कंपनी, हम CFL बनाते हैं सपोज करो एग्जाम्पल के तौर पे। तो अब उस एक दिन में सपोज करो 10,000 हम CFL बना लेते हैं, हमारी कंपनी जो 10,000 CFL बना लेती है। लेकिन उस प्रोसेस में, बनाने के प्रोसेस में कुछ CFL कंप्लीट तरीके से नहीं बन पाती हैं, मतलब कुछ खराब, कुछ डिफेक्टिव बनती हैं। तो उस 10,000 CFL बनाने की केस में कुछ 2 या 3 या 5 इसके आसपास जो है मेरी CFL खराब निकलती हैं इस प्रोडक्शन प्रोसेस में। तो इसको कहा जाएगा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पर नंबर ऑफ ट्रायल्स तो बहुत ज्यादा है लेकिन सक्सेस होने के चांस बहुत कम है मेरे। अब सक्सेस का मतलब यहां पर ये है कि इसके अंदर खराब कितनी है, मुझे इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो मैंने प्रोडक्शन किया है इसके अंदर खराब CFL कितनी है, मतलब कितनी ऐसी हैं जो कि डिफेक्टिव हैं। तो डिफेक्टिव निकालना चाहता हूं मैं, इसका मतलब अगर डिफेक्टिव आ गया तो मैं सक्सेस हो जाऊंगा, यस और नो। तो यहाँ पर सक्सेस के चांस बहुत कम है, 2 से 3 या 5 ही हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज करो एग्जांपल के तौर पे एक हाईवे है। अब उस हाईवे पे यहाँ पे कार चल रही है, बस चल रही है, ट्रक चल रहे हैं। तो यहाँ पर डेली बेसिस पे मैं देखता हूँ कि भाई इस हाईवे से डेली बेसिस पे 20,000 गाड़ियां निकल जाती हैं। सुबह से लेके 5 बजे से लेके रात को 11 बजे तक मैंने चेक किया कि भाई इस टाइम पीरियड में यहाँ से 20,000 कार, बस, ट्रक सब निकल जाते हैं। अब इसमें एक्सीडेंट होने के चांस कितने हैं, उस हाईवे पे एक्सीडेंट होने के चांस कितने हैं, उस टोल टैक्स पे या उसके आसपास कितने एक्सीडेंट होने के चांस। तो आप बोलोगे सर बहुत कम है, मतलब 0.001% इस तरीके से होगा, मतलब बहुत कम चांस है। अब ऐसा भी नहीं कि एक्सीडेंट नहीं होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं। ऐसा नहीं कि हर 100 गाड़ी निकल ली तो 50 का एक्सीडेंट ही हो रहा है, तो ऐसा थोड़ी ना होगा। अगर ऐसा होगा तो उस हाईवे पे जाना बंद कर देंगे लोग, है ना। तो एक्सीडेंट होने के चांस बहुत कम होते हैं। तो अब यहाँ पर अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालना चाहता हूँ एक्सीडेंट होने की, तो इट मींस मैं एक्सीडेंट अगर हो जाएगा तो इसका मतलब मैं सक्सेस हो जाऊंगा, बिकॉज मेरी प्रोबेबिलिटी इसी बात की निकालने की है कि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी की एक्सीडेंट होने की कितने चांस है। तो गाइस ऐसे में यहाँ पर जो एक्सीडेंट होने के चांस है बहुत कम है, मतलब 20,000 में लगा लो 1 या 2 ही एक्सीडेंट होते हैं एक दिन में, मतलब ऐसे चांस है, प्रोबेबिलिटी है। अब ये भी नहीं कि हो ही जाते हैं, ऐसे चांस है, प्रोबेबिलिटी है। तो गाइस यहाँ पर इस तरीके के जो सक्सेस के रेशियो होते हैं बहुत कम चांस होते हैं। इस वजह से इस तरह की जो स्टडी होती है इसमें हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये थी आपकी पूरी कहानी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर जो रामकथा लिखी हुई है आप एक बार पढ़ लेना, जो मैंने आपको समझाया इतनी देर से बैठे बैठे ऊपर जो समझा रहा हूँ। यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि भाई तब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लगाएंगे जब आपके एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और आपके सक्सेस होने के चांस बहुत कम है। ठीक है, तो आप एक बार इसको देख लेना, गो थ्रू कर लेना। वैसे मैंने इसको लिख दिया है, नीचे भी लिखा हुआ है, हिंदी में भी लिखा हुआ है, आप चाहे तो हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब गाइस यहाँ पर कुछ कंडीशन है जो कि आपको लगानी है, मतलब कुछ कंडीशन होंगी जब तभी आप पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लगा पाएंगे। दैट इज नंबर ऑफ ट्रायल्स एंड टेंड्स टू इनफाइनाइट, मतलब बहुत ज्यादा होते हैं। जो नंबर ऑफ ट्रायल्स है वो बहुत ज्यादा है, ऐसा नहीं कि 6 बार 20 बार, ऐसा नहीं। जैसे मैंने बताया कि एक दिन में ही 20,000 गाड़ियां निकल जाती हैं, एक दिन में हम 20,000 CFL बना लेते हैं, 1 करोड़ CFL बना लेते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रायल्स बहुत ज्यादा है। आप इनफाइनाइट का मतलब ये तो है नहीं कि मतलब काउंट नहीं कर सकते, काउंट तो कर ही सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा है। कहने का मतलब है इतने ज्यादा कि आप एक तरीके से उसको काउंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस स्पीड टेंड्स टू 0, मतलब सक्सेस होने के चांस बहुत 0 के बराबर है। अब ये भी नहीं कि 0, अब टेंड्स टू 0 लिखा है, ये नहीं लिखा कि इक्वल टू 0। याद रखना इक्वल टू और टेंड्स टू में डिफरेंस होता है। इक्वल का मतलब क्या होता है, बिल्कुल 0 ही आ गया आंसर आपका, सक्सेस है ही, मतलब एक्सीडेंट होते ही नहीं है, 0 है। तो वैसे तो है नहीं, एक्सीडेंट होते हैं। तो यहाँ पर आपके जो सक्सेस होने के चांस है मतलब 0, ऑलमोस्ट 0 के आसपास, 0.001% है। तो ये क्या है, आपके 0 के आसपास की वैल्यू है ना। तो इसलिए इसको बोलते हैं हम कि यहाँ पर जो सक्सेस की चांस है वो टेंड्स टू 0 है। क्लियर हो गया, तक समझ में आ गया आप लोगों को।
इसके अलावा गाइस यहाँ पर जो n मल्टीप्लाई बाय p होता है उसको हम इज इक्वल टू 1 रख के फाइनाइट बोलते हैं। मतलब यहाँ पर जो n है दैट इज जितने नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं इसकी मल्टीप्लाई अगर आप सक्सेस रेट में करेंगे तो उसकी वैल्यू फाइनाइट में आती है। तो इस तरीके से होता है। अब इन कंडीशंस को आप याद कर लीजिए गाइस। अब यहाँ पर इन कंडीशंस के अलावा इसके फॉर्मूले को आपको अच्छे से समझना है गाइस। फॉर्मूला से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। सो दैट इज की पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता क्या है। सो p और इसके अंदर जो है प्रोबेबिलिटी आप निकालना चाहते हो इज इक्वल टू x, मतलब किसी चीज के होने की, तो यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा की पावर x और e की पावर माइनस लैम्डा x फैक्टोरियल। अब यहाँ पर ये वैल्यूज हैं क्या समझना पड़ेगा इसको। x का मतलब है नंबर ऑफ ट्रायल्स कि आप कितनी बार कर रहे हो। जैसे एक बार किया ट्रायल, 2 बार, 3 बार, कितनी बार ट्रायल चल रहा है आपका। यहाँ पर मीन जो है सॉरी लैम्डा जो है मीन नंबर ऑफ अकरेंस इन द इंटरवल। एक इंटरवल के अंदर किसी चीज के होने की कितनी पॉसिबिलिटी है, मतलब सक्सेस रेट क्या है आपका। और इसके अलावा जो E है दैट इज वो आपका यूलर्स का कांस्टेंट दैट इज 2.71828। तो ये आपको जो वैल्यू है E की यहाँ पर वैल्यू पुट करनी होती है। देन उसके बाद आप इस तरह के जो क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। आप गाइस देखिए जो क्वेश्चन है आपके आपसे इजीली सॉल्व तो होंगे नहीं विदाउट कैलकुलेटर, विदाउट टेबल। तो ऐसे में गाइज आपसे एग्जाम में इसके ऊपर किसी भी तरह का क्वेश्चन नहीं मिलता है, बिकॉज आपके एग्जाम में ऐसे तो क्वेश्चन आते नहीं थ्योरेटिकल तरीके से कि भाई 10-10 नंबर 20-20 नंबर के लिखने के लिए आ जाए। और इनकेस अगर आ भी जाए तो आपसे इस तरह का क्वेश्चन नहीं बनेगा, बिकॉज वहाँ एग्जाम में कैलकुलेटर तो अलाउड होता नहीं है। तो ऐसे में आप इस तरह के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो बस आप फॉर्मूला समझ लीजिए किस तरह का फॉर्मूला होता है, और इससे रिलेटेड जो है वैल्यूज आपसे पूछी जा सकती है कि यहाँ पर लैम्डा क्या है, यहाँ पर ई क्या है, तो आपको पता होनी जरूरी है। ई की वैल्यू पूछी जा सकती है, इस तरीके से क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मीन की और वेरिएंस की, तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो EX इज इक्वल टू म्यू। अब ये म्यू क्या है, म्यू मतलब एवरेज। mu is the average number of success occurring in a given time interval or region in a Poisson distribution. Then the mean and the variance of the Poisson distribution both equal to mu. किसी चीज के होने के जो चांस है वो अगर म्यू की इक्वल है तो आपका एवरेज क्या हो जाएगा, म्यू हो जाएगा। और वेरिएंस भी इस केस में आपका म्यू ही होता है। मतलब इसके अंदर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर एक ही वैल्यू होती है दैट इज म्यू। तो इसको आप थोड़ा सा याद रखिए। मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। जैसे क्वेश्चन आपका सम व्हीकल पास थ्रू अ जंक्शन ऑन ए बिजी रोड एट एन एवरेज रेट ऑफ 300 पर आवर। भाई यहाँ पर हमने देखा कि एक घंटे में, पर आवर का मतलब एक घंटे में 300 व्हीकल जो है निकल जाते हैं। फाइंड द मीन एंड वेरिएंस। तो गाइस अब देखिए यहाँ पर एवरेज नंबर ऑफ कार पर मिनट कितने निकलते हैं। तो यहाँ पर 300 निकलते हैं एक मिनट में, ऐसा बोला गया। तो 300 निकलते हैं और यहाँ पर 60 एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 होते हैं। तो 60 से कर दो डिवाइड, तो 6 5 30, मतलब यहाँ पर कितना आ गया, 5 निकल के आ गया। तो इस तरह इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो आपका मीन है, जो आपका म्यू है, मतलब मीन जो है आपका दैट इज 5, और इस केस में आपका वेरिएंस कितना है, वेरिएंस भी क्या हो जाएगा आपका 5, क्योंकि यहाँ पर बस म्यू को ही मीन और म्यू को ही वेरिएंस कहते हैं, बिकॉज यहाँ पर एक ही वैल्यू को हम डिटरमाइन करते हैं। भाई सक्सेस का रेट होता है, फेलियर का रेट तो होता नहीं है ना, क्योंकि तो एक तरीके से बहुत ज्यादा वैल्यू हो जाएगी, तो उसको हम एक तरीके से इग्नोर सा कर देते हैं। तो यहाँ पर एक ही वैल्यू होती है दैट इज म्यू। गाइस अब हम बात करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, और फटाफट से इस टॉपिक को फिनिश कर देते हैं। सो गाइस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इट इज आल्सो कॉल्ड द गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, बिकॉज इसको गॉसियन ने बनाया था। गॉसियन लॉ ऑफ एरर भी कहते हैं इसको हम। इट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। समटाइम इट इज आल्सो कॉल्ड अ बेल शेप कर्व, बेल कर्व के नाम से भी जाना जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, बिकॉज गाइस इसका जो कर्व है वो बेल शेप बनता है। बेल शेप का मतलब क्या होता है, कुछ इस तरीके से ऐसे करके, मैं आपको दिखाऊंगा, अभी समझाऊंगा नीचे डिटेल में। और A large number of random variable are either nearly or exactly represented by the normal distribution। तो मतलब यहाँ पर ज्यादातर जो वैल्यूज होती है वो इस वाले एरिया में लाई करती हैं, इसी वजह से इसका जो कर्व है कुछ इस तरीके से बन जाता है। आपको ये भी लगता होगा कि इसका कर्व ऐसे ही क्यों बनता है। भाई इसका कर्व ऐसे क्यों नहीं बना, ऐसे क्यों नहीं बना, ऐसे करके क्यों नहीं बना, मतलब एक बेल ही शेप कर्व क्यों बना, क्योंकि जो आपका डेटा है ना, उस डेटा को अगर मैं प्लॉट करता हूँ इस यहाँ पर, तो जो ज्यादातर डेटा है वो इस वाले एरिया में आ जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके समझा देता हूँ। यहाँ पर सपोज करो मैं एक बात कर रहा हूँ वेट की, कि भाई मेरे और मेरे फ्रेंड्स का कितना वेट है। हम 10 फ्रेंड है टोटल, तो जितने भी मेरे 10 फ्रेंड है उसमें से एक मेरा वेट 78 है, मेरे दूसरे फ्रेंड का वेट 75 है, एक फ्रेंड बहुत दुबला पतला है उसका वेट 50 किलो का ही है, एक फ्रेंड मुझसे थोड़ा मोटा है वो 80 kg का है, एक फ्रेंड मेरे आसपास का है और उसका 68 kg का है। इस तरीके से वैल्यूज आती हैं, मतलब सभी की वैल्यू जो इस तरीके से आती है। तो आप देखेंगे कि एक का 50, एक हो सकता है कि एक बहुत ज्यादा मोटा, एक 90 kg का है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो आप देखेंगे ज्यादातर जो वैल्यूज हैं वो ये वाली है। तो मतलब इनको अगर मैं इस नंबर लाइन पे देखूं तो यहाँ पर ज्यादातर जो वैल्यूज है वो यहाँ पर पड़ेंगी। मतलब
75, 78, 80 इस तरीके से वैल्यू पड़ेगी। मतलब ज़्यादातर जो डेटा है वो यहाँ पर प्लॉट हो रहा है। कुछ डेटा ऐसा होगा जो कि कुछ एक दो मेरे फ्रेंड 50 किलो के भी हो सकते हैं, कुछ एक फ्रेंड मेरे 90 किलो के भी हो सकते हैं, ज़्यादा आगे बढ़ जाएंगे तो इस तरीके का भी हो सकता है। इसका मतलब ये हो गया कि ज़्यादातर जो डेटा है वो बीच में लाइव करता है, इसी वजह से जो इसका कर्व है वो कुछ इस तरीके से बन जाता है। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा, मैंने एग्जाम्पल लेके आपको समझा दिया है। ऐसे चीज़ों को समझाते नहीं टीचर्स, बस टीचर क्या करते हैं, पढ़ाया, डेफिनेशन बताई, आगे बढ़ गए, प्रॉपर्टीज बताई, काम खत्म, चलो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक। नहीं भाई, मैं ये काम नहीं करता। मैं आपको बेसिक से बताता हूं कि ये बना क्यों, ऐसा कर्व है क्यों, और इसका रीजन क्या है इसके पीछे का। तो ये तो सबको पता है कि बेल शेप कर्व ऐसा होता है, लेकिन ऐसा होता क्यों है ये तो बताओ, तभी तो बच्चों को समझ में आएगा। तो मेरी जो मतलब एक अप्रोच रहती है ये रहती है कि आपको चीजें समझाई जाता है कि आपको चीजें इजी लगे। अब टफ क्यों लगती चीजें, क्योंकि हमें समझ नहीं आती, समझ नहीं आएगा तो टफ लगेगा, और एक बार समझ में आ गया तो फिर आपको चीजें इजी लगने लग जाएंगी, है ना। तो बस वही चीज है। आगे बढ़ते हैं गाइज। देखो, टोपोग्राफी ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय W.J. Yoden। तो इनका नाम भी इससे एसोसिएटेड है। द टाइप ऑफ रैंडम वेरिएबल विच कैन टेक इन एन इनफाइनाइट number of values is called continuous random variable and the probability distribution of such a variable is called continuous probability distribution. Normal distribution is one of the versatile continuous probability distribution। मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है इसको, और इसका यूज़ इसलिए ज़्यादा होता है बिकॉज मैक्सिमम टाइम पे हम इस तरह की जो चीज़ें हैं, मतलब ज़्यादातर चीज़ों को हम कंटिन्यूस सीरीज से कवर कर सकते हैं। जैसे मैं बात करूँ ह्यूमन की, मैं पूरे इंसान की बात करूँ, जैसे मैं मंगल ग्रह पे रहता हूँ, मैं मंगल ग्रह से आया हूँ, मैं इंसानों पे स्टडी करना चाहता हूँ, तो मैं ह्यूमन पे जब स्टडी करूंगा तो मैं देखूंगा कि यहाँ पर ह्यूमन का जो वेट है, जो वजन है वो बहुत कम होता है। मतलब जब बच्चा पैदा होता है, छोटा सा होता है, तो उसका वजन 1 किलो के आसपास होता है। और मैंने देखा कि यहाँ पर जो WWE खेलते हैं, जाकर के लड़ाई करते हैं और भयंकर अपना बॉडी बिल्डिंग करते हैं, उनका वजन 150 किलो 200 किलो तक पहुंच जाता है, और आगे भी ज्यादा हो सकता है। मतलब कोई लिमिट नहीं है, लिमिट तो होती ही नहीं है, लिमिट तो 500 किलो भी हो सकता है, 1000 किलो भी हो सकता है। तो यहाँ पर इस तरीके से जो कर्व है आपका, इसी वजह से टच नहीं करता इससे, तो ये एक तरीके से इनफाइनाइट कर्व बना देते हैं हम कि भाई आगे भी हो सकता है, हमें नहीं पता कितना जाएगा, और पीछे कितना जाएगा हमें नहीं पता। तो इस तरीके से जो ज्यादातर वैल्यूज आपकी यहाँ लाई करती हैं, लेकिन वैल्यूज आगे पीछे भी हो सकती हैं। ऐसा तो है नहीं कि किसी का वजन 1 किलो 2 किलो नहीं हो सकता, होता है जो बच्चे पैदा होते हैं, और ऐसा भी नहीं कि जिनकी वजन ज्यादा ना हो, बस 150 तक ही होगा, तो ऐसा भी नहीं है, आगे भी हो सकता है, 1000 2000 3000 तक हो सकता है, कुछ नहीं कहा जा सकता है ना। तो इस केस में जो है इस तरह के जो कर्व है वो बन जाते हैं, और फिर इस पे हम स्टडी करते हैं। अब गाइस इसका फॉर्मूला क्या होता है एक बार समझ लेते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला होता है दैट इज Z इज इक्वल टू x माइनस म्यू डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। अब गाइस यहाँ पर x का मतलब क्या है, दैट इज रॉ सोर्स स्कोर, म्यू का मतलब है मीन, और SD का मतलब है स्टैंडर्ड डेविएशन। अब यहाँ पर इसको आप सिंपली आपको अप्लाई करना है फॉर्मूले में, और आपका आंसर निकल के आ जाता है। तो Z का मतलब है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि आप कैलकुलेट करना चाहते हो, ये वो वैल्यू जिसको आप निकालना चाहते हो। जैसे सपोज करो मैं 10 पे निकालना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे 10 पुट करूंगा, मैं 20 पे निकालना चाहता हूँ, मैं 20 पुट करूंगा, और यहाँ पर मीन, जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकल के आया, यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन, इनकी वैल्यू पुट करेंगे, देन यू विल गेट द आंसर। तो ये जो वैल्यूज है आपको याद रखनी, इस तरीके से आपका फॉर्मूला होता है। अब गाइस यहाँ पर ये जो चीज मैं आप समझा रहा हूँ, ये एग्जाम के पर्पज से कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस पे कई बार एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन बन चुका है। तो इस टॉपिक को आपको अच्छे से समझना है कि भाई यहाँ पर क्या समझाया जा रहा है। देखिए, अगर हम बात करें नॉर्मल कर्व की, तो इसके अंदर 3 वैल्यूज को हम ज्यादातर डिफाइन करते हैं। एक प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, और प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ पर ज्यादातर हम इन 3 को स्टडी करते हैं, बिकॉज इसको अगर हम करेंगे तो आपका जो एरिया ज्यादातर कंप्लीट कवर कर सकते हैं हम लोग एरिया, तो इसलिए हम इस 3 पे स्टडी करते हैं। अब आप सोचेंगे सर आगे क्यों नहीं हुआ ये, प्लस माइनस 4 क्यों नहीं हुआ, प्लस माइनस 10 क्यों नहीं हुआ, तो उसके लिए स्कोप नहीं बचा ना। देखो, प्लस माइनस 1 करते ही आपका इतना एरिया कवर हो जाता है। मैं दिखाता हूं, देखो ये आपका क्या है, म्यू का मतलब होता है मीन, म्यू का मतलब क्या होता है, मीन। अब इस मीन को, जो कि बीच में वैल्यू है, स्टैंडर्ड जो मीन की वैल्यू होती है वो आपके बेल शेप के बीच में वैल्यू होती है। भाई मीन का मतलब क्या होता है, मीन का मतलब होता है एवरेज। एवरेज का मतलब ऑलमोस्ट मिड वैल्यू, यही तो होता है, जो मतलब पूरे के पूरे आपके इसको इंडिकेट करे। आप इसको चाहे मीन बोल दो, चाहे मीडियन बोल दो, वो लगभग एक ही बात होती है। मतलब आप एक एवरेज वैल्यू की बात कर रहे हो, जो कि पूरी की पूरी सीरीज को दिखाता है। तो गाइस यहाँ पर अगर हम देखें तो जो आपका मीन है वो बीच में होता है। अगर हम इसमें म्यू में से माइनस कर दें, मतलब ये म्यू का मतलब है स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन में से अगर हम माइनस कर दें एक मीन और प्लस कर दें एक मीन, तो यहाँ से मतलब -1 मीन का मतलब है कि पीछे आने की, मतलब यहाँ पर नेगेटिव नंबर सीरीज में क्या होता है, इधर माइनस की वैल्यू होती है, इधर प्लस की वैल्यू होती है, होता नहीं होता नंबर सीरीज में, पॉजिटिव वैल्यू इधर नेगेटिव वैल्यू।
तो जब हम माइनस करेंगे तो हम इस साइड मूव कर रहे हैं, प्लस करेंगे तो हम इस साइड मूव कर रहे हैं। तो अगर मैं प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन करता हूं तो इसका मतलब है कि इतना डेटा इसमें कवर हो जाता है। सो दिस इज प्लस माइनस 1। तो ज्यादातर जो डेटा मेरा यहीं पे कवर हो जाता है। अगर मैं प्लस माइनस 2 करूंगा तो माइनस का 2 और प्लस का 2, आप देखेंगे कि मैंने यहां से स्टार्ट किया, मैं दोबारा से दिखाता हूं आपको, मैंने यहां से स्टार्ट किया मीन से और -2 किया, मैं यहां पे आ गया, और जब मैंने +2 स्टैंडर्ड डेविएशन किया तो मैं यहां पे आ गया। इसका मतलब इतना डेटा मेरा कवर हो गया जब मैं प्लस माइनस कर रहा हूं, तो इतने डेटा कवर हो गया। अगर मैं इसी में आगे बढ़ूं, मीन से लेकर के मैं -3 स्टैंडर्ड डेविएशन कर दूं, +3 स्टैंडर्ड डेविएशन कर दूं, तो इस केस में मेरा पूरा ही बेल शेप ऑलमोस्ट कवर हो जाता है। अब ऐसा नहीं कि कंप्लीट ही कवर हो गया, देखेंगे आप यहां तक ही कवर हुआ है, मतलब यहां तक कवर हुआ है, प्लस माइनस तक यहां तक कवर हुआ है। इसके आगे भी हो सकता है, +-4 भी हो सकता है, +-5 भी हो सकता है, लेकिन वो मतलब इतनी ज्यादा छोटी वैल्यूज होगी कि इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। यस और नो? तो गाइज यहाँ पर इसीलिए हम बस तीन मतलब वैल्यूज को हम कंसिडर करते हैं, उस पर स्टडी करते हैं। दैट इज की मीन +-1 स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज 68.27% की जो एरिया है वो कवर करता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 68% दिखा रखा है रफली, जबकि 68.27% होता है। आप इस चीज को याद रखिए अच्छे से कि अगर मैं इस बीच वाली मिड वैल्यू से अगर मैं -1 स्टैंडर्ड डेविएशन +1 स्टैंडर्ड डेविएशन करूंगा तो कितना एरिया कवर हो जाएगा इस बेल शेप का। तो इस बेल शेप का 68% एरिया कवर हो जाएगा। अगर मैं आगे बढ़ूं, मैं -2 और +2 करूं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है मीन +-2 स्टैंडर्ड डेविएशन, तो 95.4% एरिया कवर हो जाएगा इस बेल शेप का। मतलब इसके आगे यहाँ तक का जो एरिया वो कवर हो रहा है, यहाँ तक का कवर ही हो जाएगा। फिर मैं +-3 कर दूंगा स्टैंडर्ड डेविएशन, तो 99.73% तक मेरा जो एरिया है वो कवर हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने कहा था कि यहाँ तक ऑलमोस्ट जो है आपका बेल शेप कवर हो जाता है, बट इसके आगे भी आप देखेंगे यहाँ पर 100% तो हुआ नहीं है, इसका मतलब इसके आगे भी एरिया बचा हुआ है ना। तो वो इतना कम एरिया है कि उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और क्योंकि आप देखेंगे कि जब आप इसको राउंड, जब 99.73 को राउंड फिगर किया जाएगा, जैसे आप इसको राउंड ऑफ करो 7% को, तो इसको आप 100% ही करोगे। यस और नो? भाई 99 पॉइंट अगर 1 होता तब तो आप 99 कहते, लेकिन 99.7 इसका मतलब इसको आप 100% के आसपास इसको राउंड ऑफ कर सकते हो। तो गाइस ये 3 वैल्यू है जो कि आपको याद रखनी है। एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन पहले भी बन चुका है और दोबारा आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब गाइस हम बात करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज की, जो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज होती है, देन आपकी क्लास ओवर हो जाएगी। तो देखिए, आपका जो नॉर्मल कर्व है वो स्टिक सिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल मैंने आपको बताया था कुछ प्रीवियस क्लासेस में कि सिमेट्रिकल का मतलब ये होता है भाई कि अगर मैं इस ग्राफ को, इस डायग्राम को बीच में से काट दूं तो 50% इधर हो जाएगा, 50% इधर चला जाएगा, इसको कहा जाता है सिमेट्रिकल। और एसिमेट्रिकल का मतलब होता है कि कुछ इस तरीके का डेटा होता है, कुछ इस तरीके का होता है, ऐसे करके कि अगर मैं बीच में से काटूं तो ये वाला एरिया जो है वो ज्यादा है, सपोज करो 60% है और इधर बचा 40%, इसको कहा जाएगा एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल का मतलब कि यहाँ पर जो बीच में से काटने पर, मतलब एग्जैक्ट बीच में से काटने पर, बीच में से काटूं तो यहाँ पर अलग अलग एरिया डिवाइड होता है, सेम एरिया डिवाइड नहीं होता। तो अगर हम बात करें सिमेट्रिकल की, तो सिमेट्रिकल के केस में आपका इक्वल एरिया डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ ना सिमेट्री है ये, तो इस केस में अबाउट द मीन स्क्यूनेस जो है आपका 0 रहता है। अब हम स्क्यूनेस कर्टोसिस पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें मैंने आपको समझाया था इस चीज को, आपको अगर याद होगा। इफ द कर्व वर्ड फोल्डेड अलोंग इट्स वर्टिकल एक्सिस द टू वॉल्स हैव कोइंसाइड। अगर मैं इसको कट करके मैं इसके ऊपर, जैसे एक सपोज करो कागज का टुकड़ा ही, और कागज के टुकड़े को मैं बीच में से ऐसे फोल्ड कर दूं, इस एरिया को मैं इसके ऊपर चिपका दूं, तो कंप्लीट कोइंसाइड हो जाएगा ऐसे करके, कभी करके देखना। तो ये कंप्लीट जो एरिया आपका कोइंसाइड हो जाता है, तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है। सो इसीलिए यहाँ पर आपका मीन एंड मीडियन जो है वो कोइंसाइड हो जाते हैं, मतलब यहाँ पर एक ही वैल्यू आती है। आप देखेंगे मीन मीडियन मोड जो है वो यहाँ पर एक ही वैल्यू होती है, इस वैल्यू को मीन मीडियन मोड कहा जाता है। द हाइट ऑफ द नॉर्मल कर्व इज इट मैक्सिमम एट द मीन, जो यहाँ पर मीन वैल्यू है यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू होती है। Hence the mean and mode of the normal distribution coincide, और तीनों की वैल्यू ऑलमोस्ट यहाँ पर इक्वल ही होती है। तो मीन मीडियन मोड आर इक्वल। आप इस चीज को याद रखिएगा, इसकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में तीनों की जो वैल्यू है वो इक्वल होती है। और ये वैल्यू होती कौन सी है, जहां पर आपका जो बेल कर्व है वो बिल्कुल पीक पे होता है, यहीं पर आपकी जो वैल्यू तीनों पाई जाती है। दैट इज मीन मीडियन मोड। समझ में आ गया? आगे बढ़े, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। अब गाइस देखिए, इसमें एक चीज और समझनी है आपको, दैट इज की there is no one maximum point of the normal curve which occurs at the mean. The height of the curve declines as we go in the either direction from the mean. अब आप देखेंगे कि अगर आप थोड़ा सा यहाँ से आगे बढ़ें तो डिक्लाइन करने लग जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि कंटिन्यू चलेगा आगे, ऐसा तो है नहीं।
तो इधर भी डिक्लाइन करता है, इधर भी डिक्लाइन करता है, दोनों तरफ डिक्लाइन करता है ये। द कर्व अप्रोच नियरर एंड नियरर टू द बेस बट इट नेवर टच इट। गाइस इस चीज को आप याद रखना कि ये जो कर्व है ये हमेशा इस कर्व के इस एक्सिस के पास में तो आ जाएगा, लेकिन इसको कभी टच नहीं करता। ऐसे नहीं कि इसको टच करके नीचे निकल गया, ऐसा कभी नहीं हो सकता। समझ रहे हो आप लोग? तो ऐसा नहीं हो सकता, इस चीज को आपको याद रखना है, दोनों तरफ से टच नहीं होता, ये वैल्यू चलती रहती है ऐसे करके, इनफिनिट चलती रहेगी आगे तक। So the curve is asymptotic to the base on either side, hence its range unlimited or infinite in both direction। और इसलिए जो इसकी रेंज होती है वो इनफाइनाइट आप कह सकते हैं। समझ में आ गया? तो गाइस इस चीज को आपको याद रखना है, बिकॉज इसके ऊपर भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। अच्छा एक चीज मैं आपको और समझा दूं यहाँ पर, दैट इज देयर इज ओनली वन मैक्सिमम पॉइंट। भाई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि एक ही पीक पॉइंट होगा, एक ही पॉइंट होगा जो कि बिल्कुल पीक पे जा रहा होगा, और इसी को हम कहेंगे मोड। इसलिए इस तरह के जो डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं उसमें एक ही मोड होता है। एक मोड का मतलब है कि इस तरह की जो फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है, तभी तो पीक पे ले गया उसको। इसको कहते हैं हम यूनी मॉडल। यूनी मॉडल का मतलब है इट हैज ओनली वन मोड, एक ही बहुलक होगा। हिंदी में क्या बोलते हैं? बहुलक बोलते हैं ना। तो एक ही बहुलक होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, इसमें एक से ज्यादा बहुलक नहीं हो सकते, इम्पॉसिबल है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? अब कुछ और इसकी प्रॉपर्टी समझ लेते हैं जल्दी से फटाफट। मैंने आपको समझा दिया है कि तीनों की वैल्यू इक्वल होती है यहाँ पर, मीन मीडियन मोड। हाँ इस चीज को समझ लीजिए दैट द टोटल एरिया अंडर द कर्व शुड बी इक्वल टू 1। यहाँ पर जो एरिया होता है ना आपका कर्व का, अंडर द कर्व, वो आपका 1 होता है। 1 का मतलब आप कह सकते हो कि 100%, इस तरीके से होता है। द नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कर्व शुड बी सिमेट्रिक एट द सेंटर। यहाँ पर जो है सिमेट्रिकल वैल्यूज होती हैं। सिमेट्रिकल का मतलब कि इधर इक्वल इधर इक्वल, ये वही बात बोली जा रही है कि सिमेट्रिकल होता है यहाँ पर डेटा कंप्लीटली। इसके अलावा गाइज देयर शुड बी एक्जैक्टली हाफ ऑफ द वैल्यूज आर टू बी राइट। ये भी मैंने आपको समझा दिया है कि यहाँ पर इस केस में क्या होगा, हाफ वैल्यू यहाँ होगी, हाफ वैल्यू यहाँ होगी। द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी डिफाइंड बाय द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मीन स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है कि मैं ±1 करके जो है आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो, इस एरिया को निकाल सकते हो और समझा जा सकता है इसको और डिटेल में। देन इसके अलावा मैंने ये भी समझा दिया कि क्योंकि एक ही पीक होती है तो यूनी मॉडल होता है, मतलब एक ही बहुलक पाया जाता है। मैंने समझा दिया आपको ऊपर अभी, और मैंने ये भी समझा दिया कि कभी टच नहीं करता है ये दोनों एक्सिस को, तो ये कंप्लीटली आगे तक चलता रहेगा। कभी भी जो कर्व है आपके यहाँ पर ये टच नहीं करते हैं, ये हमेशा आगे चलते रहते हैं, कंटिन्यू चलते रहेगा, टच नहीं करेगा। यही प्रॉपर्टीज मैंने लिख दी हैं। अभी जो प्रॉपर्टीज मैंने हिंदी में भी नीचे लिख दी हैं, जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स आप लोग इस चीज को पढ़ लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा, बिकॉज प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। सो प्रॉपर्टीज काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग प्रॉपर्टीज अच्छे से याद कर लीजिए और अपने दिमाग में बिठा लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में आ सकता है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? गाइज इस कोट के साथ क्लास को एंड करते हैं, दैट इज लाइटन अप ऑन योर सेल्फ, नो वन इज परफेक्ट, जेंटली एक्सेप्ट योर ह्यूमननेस। क्या लिखा हुआ है इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि लाइटन अप ऑन योर सेल्फ का मतलब होता है कि अपने आप को हल्का करो, अपने आप को, अपने मन को भारी मत करो, अपने मन के ऊपर बोझ मत डालो इस बात का कि आप परफेक्ट नहीं हो। इस बात का अपने ऊपर बोझ मत डालो। देखो हर इंसान हर चीज में परफेक्ट नहीं होता। अगर आपको लगता है कि स्टैटिस्टिक्स बहुत टफ है, तो ये आपको लगता है ना, हो सकता है कि काफी सारे दूसरे बच्चे जिनको स्टैटिस्टिक्स बहुत अच्छी लगती है, लेकिन वो थ्योरी वाले सब्जेक्ट में पुअर हैं, उनको थ्योरी वाले सब्जेक्ट अच्छे से नहीं आते, लेकिन आपको थ्योरी वाले सब्जेक्ट अच्छे से आते हैं, आपको स्टैटिस्टिक्स अच्छे से नहीं आती। सो इसका मतलब है कि नो वन इज परफेक्ट। इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। अपने मन पे बोझ मत डालो, क्योंकि अगर आप थ्योरी में अच्छा स्कोर कर जाओगे तो वो स्टेट्स में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। अगर आप स्टेट्स में अच्छा स्कोर कर पाओगे तो फिर आप थ्योरी में नहीं कर पाओगे। तो इस तरीके से चीजें रहती हैं। मतलब हर इंसान के पास कुछ ना कुछ एबिलिटी होती है। किसी को मैथ अच्छी लगती है, किसी को हिंदी अच्छी लगती है, किसी को साइंस अच्छी लगती है। तो सबकी अपनी अपनी कैपेबिलिटीज और अपनी अपनी चॉइस होती है, और हर पर्सन किसी न किसी फील्ड में अच्छा होता ही है। ऐसा नहीं कि हर फील्ड में आप बिल्कुल जीरो हो। अभी आपको नहीं पता, लेकिन हो सकता है कि आगे चल के आपको पता चले कि किस फील्ड में आप अच्छे हो। तो इसका मतलब है कि कभी भी ये मत सोचना कि तो मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता। तो ऐसा नहीं है, हर इंसान को सब कुछ नहीं आता। हर इंसान 100% अपने आप में परफेक्ट नहीं होता है। कोई ना कोई जो इंसान है, मतलब कोई ना कोई चीज में वो बंदा जो है वीक होता ही होता है। तो आपको इस चीज को लेकर के अपने आप को भारी मत करो, अपने आप को लाइटन अप करो, अपने मन को भारी मत करो, और ये सोचो कि जो चीजें आपको आती है उसमें आप और एक्सप्लोर करो और उन चीजों में एक्सपर्ट बनो, ताकि आप उन चीजों में अच्छे से स्कोर कर पाओ। ठीक है? सो गाइस बस आज के इस लेक्चर में इतना ही। अब आपको करना है क्या, इस क्लास की PDF डाउनलोड करनी है, और डाउनलोड करने के बाद इसको खुद से रिवाइज करना है, खुद से पढ़ना है। नहीं पढ़ोगे भूल जाओगे भाई। मैं हमेशा कहता हूं कि एक बार पढ़ने से आप चीजें भूल जाओगे, याद नहीं रहेंगी। क्या फायदा पढ़ने का? आपने यहाँ पे जो अभी 35 मिनट 36 मिनट का टाइम दिया है उसका क्या मतलब है अगर आप भूल जाओगे?
तो क्या करें फिर, PDF डाउनलोड करो, खुद से पढ़ो, खुद से रिवाइज करो, तभी चीजें आपको याद रहेंगी। और जब चीजें याद रहेंगी तभी आपके पढ़ने का फायदा है, अदरवाइज पढ़ने का कोई फायदा नहीं। अगर आप चीजें भूल रहे हो तो ऐसी पढ़ाई का क्या फायदा, समझ रहे हैं आप लोग। क्या करना है आपको, PDF डाउनलोड करनी है, रिवाइज करना है, और एग्जाम से पहले एटलीस्ट 2 से 3 बार इस क्लास को जरूर देखना। एक बार क्लास देखोगे बात नहीं बनेगी, कम से कम 2 से 3 बार क्लास जरूर देखना अपने एग्जाम से पहले। तो इसलिए रिवीजन बहुत जरूरी है, रिवीजन करोगे तो ही आप अच्छे से स्कोर कर पाओगे। सो गाइस, अब बस आज की इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग UGC नेट मेंटोर। थैंक यू सो मच।